हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के विषय में। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय हमने संस्कृत व्याकरण शुरू किया है और संस्कृत व्याकरण में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो है माहेश्वर सूत्र और त्रिमुनि के बारे में हमने पढ़ा है। और इसके बाद हमने वर्ण विचार देखा है, यानी कि वर्डों के बारे में पढ़ा है कि कौन सा वर्ड का उच्चारण जो है किस जगह से होता है। इनके बारे में हमने डिटेल अध्ययन किया है। और अब हम शुरू किए हैं संधि के बारे में। संधि की बात करें तो संधि के विषय में हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, संधि से जो प्रश्न बनते हैं, उनको पहले देखा है। और उसके बाद हमने अभी स्वर संधि की शुरुआत की है। स्वर संधि में हमने 3 संधियों को पढ़ लिया है, वृद्धि संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। ये 3 संधियां हमने पढ़ ली है। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है और वो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल की, वहाँ पे संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट पड़ी है। वहाँ से आप जा करके व्याकरण के जितने भी टॉपिक आपके छूटे हुए हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे जड़ संधि के विषय में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए, और आप सभी बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग बचपन से संधियां पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कहा जाता है ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमसे गलत हो जाते हैं। हमें जो चीज़ हमें लगता है कि ये तो बहुत इजी है, हमने तो इसको बचपन से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्चुअल में जाके दिक्कत वहीं पे होती है। हम बड़े बड़े क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे प्रश्नों को हल करना भूल जाते हैं। भूलते क्या है, गलत कर देते हैं। तो इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। और संधि हो गया, समास हो गया, ये सबसे तो प्रश्न आना ही आना है, अनिवार्य है, आना ही है। तो आप इनको तो इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न बने, जैसा भी बने, आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं यड़ संधि के बारे में। तो जब यड़ संधि की शुरुआत हो ही रही है, तो सबसे पहले जानते हैं इसका एक सूत्र है यड़ संधि का, और वो सूत्र है इको यड़चि। उस सूत्र का नाम क्या है? वो सूत्र है इको यड़चि। देखिए, ये जो इको यड़चि सूत्र लिखा है, इस सूत्र में तीनों पद क्या है? वो प्रत्याहार हैं। तीनों पद क्या है? प्रत्याहार हैं। अगर कभी प्रश्न आपका आ गया इस तरीके से भी, अगर एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना है, तो वो ऐसे भी प्रश्न ला सकता है कि ये जो सूत्र है इको यड़चि, बताइए इसमें कितने प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है, कितने, इस सूत्र में कितने प्रत्याहार हैं। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि इस सूत्र में 3 प्रत्याहार बताए गए हैं। और वो 3 प्रत्याहार कौन से हैं? वो है, पहला है इक प्रत्याहार। इक के अंदर ई उ रीन री। इक कहने से आप समझ जाएंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। ई उ रीन री आता है। बात करें यड़ प्रत्याहार की, तो दूसरा प्रत्याहार है यड़। इसके अंतर्गत या, व, रा और ला वर्ड आता है। और तीसरा जो प्रत्याहार है वो है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार जो है, इसमें आप क्या आएंगे? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये आपके पूरे स्वर आ जाते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। और स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच ही बोलते हैं। अगर आप लोगों को प्रत्याहार नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरी इसके पहले की वीडियोस जाके देखिएगा, जिसमें मैंने जो है माहेश्वरा सूत्र पढ़ाया है। वहाँ पे हमने बताया है कि प्रत्याहार होता क्या है। तब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा, जो लोग पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, वो पहले की वीडियोस देखें, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि इको यड़चि जो सूत्र है, इसमें 3 पद जो है वो प्रत्याहार हैं। 3 पद प्रत्याहार हैं। एक हो गया इको से इक हो गया, फिर यड़ हो गया, और अच प्रत्याहार। 3 प्रत्याहार यहाँ पे निकले। अब आगे चलते हैं, इसके नियम को पढ़ते हैं। इसमें जो नियम है वो कहता है कि हर्षव या दीर्घ, हर्षव या दीर्घ ई उ री री, मतलब कि हर्षव ई हो या फिर दीर्घ ई हो, हर्षव उ हो या फिर दीर्घ उ हो, हर्षव री हो या फिर दीर्घ री हो। और लरी की बात करें तो लरी का हर्षव ही होता है, दीर्घ नहीं होता, आप जानते ही हैं। तो वही कहा गया है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा
मैं हर चीज को लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने यहाँ पे बनाया है उस चीज को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पे चीजों को लिखा है। क्योंकि पोथा जो लिख लिया जाता है ना, बहुत से लोग होते हैं नोट्स लिख देते हैं, लिखने से चीजें नहीं याद होती हैं जब तक आप उसको समझिए ना। तो यहाँ पे आप बस समझने का प्रयास कीजिएगा और नजरें जो है आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए, और ध्यान जो है, जो कान आपके खुले होने चाहिए ताकि आपके कानों में मेरी आवाज़ जाए, और नज़रें जो है आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। कहते हैं कि कोई भी हर्ष या दीर्घ, ये जो ई उ री री, इनमें से कोई भी हो, चाहे वो हर्ष हो या फिर दीर्घ हो, इसके बाद कोई असमान स्वर आए। कैसा स्वर आए? कोई भी असमान स्वर आए, जैसे ई आ, मतलब आ ई कुछ भी आ जाए, लेकिन असमान स्वर आए तो वहां पे क्या होगा? ई की जगह पे या आदेश हो जाएगा, ऊ की जगह पे वा हो जाएगा, री की जगह पे रा होगा और री की जगह पे ला होगा। ये आदेश हो जाएगा। इतना समझ में आया? नहीं आया होगा। अभी आपको समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। एक उदाहरण देखिए इसका, जैसे लिखा है इत्यादि, ठीक है। अब इत्यादि जो शब्द लिखा है इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ हुआ इति प्लस आदि, अब यहीं से संधि विच्छेद आपका हो रहा है, तो हो गया इसका संधि विच्छेद इति धन आदि। अब इनको हम तोड़ेंगे, तो इति से आप जब इत लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से जब आप स्वर को अलग करेंगे तो आप जानते हैं इति में कौन सा स्वर लगा है? ई लगा है ना, छोटी ई है, तो आप छोटी ई को अलग कर देंगे तो ता जो है ये आपका क्या हो गया? ये पूर्ण व्यंजन हो गया। अब आप यहाँ से स्वर को अलग कर दिए, फिर आदि में से आप आ स्वर को निकाल देंगे, तो ई और आ ये दो स्वर आपके निकले। और नियम क्या कहता है? ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब सवर्णी ना हो, असमान स्वर हो। सवर्णी में सेम सेम कहता है, लेकिन इसमें असमान स्वर की बात की गई है। तो ई के बाद आ आया है, ये समान नहीं है ना, ये असमान स्वर है। तो ई के बाद नियम के हिसाब से देखिएगा, समझ में आएगा। इसमें जो नियम कह रहा है उसी के हिसाब से चलिए। ई के बाद जैसे आ आया तो ई को कौन सा आदेश हो जाएगा? या आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? या हो गया। और कैसा या हुआ? अधूरा, यानी कि पूर्ण व्यंजन हुआ। आधा या यानी कि पूर्ण व्यंजन हुआ, इसमें स्वर नहीं है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ से ई को आप ले लिया और यहाँ से जो ता है वो आधा ता आपने ले लिया, और यहाँ पे आप कहेंगे आधा या भी है, तो आपने आधा या क्यों नहीं लिया? भाई हम आधा या कैसे लेंगे जब यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो है दीर्घ आ तो है ना, यहाँ पे ई को या आदेश हो रहा है ना, ई को या आदेश हो रहा है, लेकिन ये जो आपका दीर्घ आ है वो आपका वैसे ही रहेगा ना। तो जब दीर्घ आ इस स्वर के साथ, इस व्यंजन के साथ मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। इसमें दीर्घ आ मिल गया तो क्या बना? इत्या, और दी को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे तो बन गया इत्यादि। ये आपको समझ में आया? अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने मध्वरी। मध्वरी है, तो इनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा मधुधन अरिहि। क्या बनेगा? मधुधन अरि। तो यहाँ से हमने जो है स्वर को निकाला, तो कौन सा स्वर निकला? छोटा ऊ है ना, यहाँ से ऊ निकला और अरि में से आ स्वर निकला। अब ऊ और आ मिला, देखिए समान नहीं है, असमान है, असमान आदेश हो रहा है। तो ऊ का क्या हमने नियम पढ़ा है कि ई का या और ऊ का वा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊ है तो ऊ का क्या हो जाएगा? वा हो गया। और जब वा हो गया तो अब हम इसको जब लिखेंगे तो माँ लिखेंगे, और ये आधा धा है, तो भाई यहाँ से तो ये स्वर निकल गया ना, तो ये तो आधा धा ही लिखाएगा। अब ये जो वा है ये भी अधूरा है, लेकिन जब ये इस स्वर के साथ मिलेगा तो इस स्वर के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा, और रा पे छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो क्या बना? मध्वरी बना। आगे देखिएगा, एक और एग्जाम्पल है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा की अगर हम बात करें तो पित्राज्ञा में देखिएगा पितृ धन आज्ञा। तो जब पितृ में से हम री को निकालते हैं तो यहाँ पे बना पित धन री प्लस आ प्लस ज्ञा। तो री और आ ये असमान स्वर है, ठीक है। अब री का यहाँ पे रा आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? पित, और यहाँ पे आधा ता है, और जब रा यहाँ पे आएगा और रा को जब आ आदेश हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पित्रा, ता में रा जुड़ जाएगा और ज्ञा हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? पित्राज्ञा। इसी तरीके से जो है लाकृति का भी देखिए लिया गया है। लाकृति का अगर हम बात करें तो
ये याद रखिएगा। वैसे ज़्यादातर जो गुड़ यड़ संधि से जो भी एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो आपके अगर देखा जाए तो ई और ऊ वाले ही होते हैं, मतलब ई और ऊ यानी कि या और वा वाले। री और री वाले बहुत कम पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत अगर एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल का पेपर हुआ तो उसमें भले ही पूछ लेगा, नहीं तो पूछा नहीं जाता उतना। बट फिर भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर हिंदी से हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है। तो लाकृति की बात करें तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका होता है लृ धन आकृति। अब लृ का आप जानते ही हैं, इसका सीधा सीधा आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ला आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ला जब आदेश होगा आधा ला होगा, और आधा ला में जब ये आपका स्वर मिलेगा बड़ा आ तो क्या बन जाएगा, लाकृति बन जाएगी। इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई है, यहाँ पे नोट कर दिया है। अगर कभी मतलब आप भूल जाएं तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इस तरीके से आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। कहते हैं आधे अक्षर के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आधे अक्षर के बाद यदि या, वा, रा, ला आए तो वहां यड़ संधि होगा। ये ट्रिक है कि अगर आपको कोई भी शब्द दिख रहा है उसमें कोई अक्षर आधा है और आधे अक्षर के तुरंत बाद अगर या, वा, रा या फिर ला वर्ड आता है तो समझ जाइएगा यहाँ पे कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो मैंने पित्रादेश लिखा है तो इसमें क्या है, आधा ता है। हाँ, आधा ता के बाद तुरंत रा आदेश हुआ है ना, आधा ता के बाद ये ता में रा ही, ता और रा मिलके तो त्रा बनता है। तो आधा ता के बाद रा आदेश हुआ है तो पित्रादेश हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आधा दा है, आधा धा में क्या आदेश हो, यहाँ पे आधा दा और या है, तो आधा दा के बाद तुरंत या आदेश हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया। और नियम कहता है आधे अक्षर के बाद अगर या, व, रा, ला कोई भी वर्ड आपको दिखता है तो वहां पे यड़ संधि होती है। तो यहाँ पे आधे अक्षर के बाद या आदेश हुआ है तो यद्यपि में भी यड़ संधि हो गई। बात करें अभ्युदय में तो यहाँ पे आधा भा है और भा के बाद तुरंत या आदेश है, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि हो गई। यहाँ पे देखिए आधा अक्षर ना है और ना के बाद तुरंत वा आदेश है, तो आधे अक्षर के बाद वा आया है, यहाँ पे भी यड़ संधि हो गई। तो ऐसे ही गुरुवादेश और वध्वादेश का भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं अयादि संधि के बारे में। यड़ संधि हमने देख लिया, पांचवी जो संधि है वो है अयादि संधि। अयादि संधि का जो सूत्र है वो है इचोंग यवा यावह, इचोंग यवा यावह, ये इसका सूत्र है अयादि संधि का। देखिए जितने भी इसमें सूत्र बताए जा रहे हैं आप सूत्र जरूर याद करिएगा। क्यों, अब आप सोच रहे होंगे सूत्र की क्या जरूरत है जब हमें संधि आ रही है, तो अभी मैं बताऊंगी सूत्र की क्यों जरूरत है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। एक दो प्रश्न मैं अभी सॉल्व कराऊंगी लास्ट में ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो सूत्र है अयादि संधि का वो क्या है, वो है एचोंग यवा यावह। अब इसको जब हम तोड़ते हैं तो देखिए ये एच जो है, एच प्रत्यय है, आपने पढ़ा है एच क्या है, प्रत्यय है। और इसमें क्या है, इसमें आये, अब, आए और आओ, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एच प्रत्यय निकल गया, यहाँ से आये हुआ, फिर आय के बाद यहाँ से आ और ये वा, यहाँ से आय हुआ, यहाँ से अब हुआ, फिर यहाँ से क्या हो गया, आय हुआ, फिर यहाँ से हो गया आओ। तो ये इसी को मैंने यहाँ पे तोड़ के लिखा है, ठीक है, ये आप समझिएगा। और आगे कहते हैं एच जो है ये क्या है, ये प्रत्याहार है जिसमें ए, ओ, आई, औ वर्ड आते हैं। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, वो आते हैं ए, ओ, आई, औ वर्ड आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे एच प्रत्याहार दिया गया है। अब इसको देखिएगा, नियम जो कहता है वो कहता है ए, ओ, आई, औ कोई भी स्वर आए तो ए का अय हो जाएगा, जहां पे ओ आएगा वहां पे अव हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, औ का आव हो जाएगा। कोई भी स्वर आए, समान हो या असमान हो, नियम ये नहीं कहता कि असमान ही हो। यड़ संधि में नियम था कि असमान हो, पर इसमें कहता है समान हो या असमान हो, कोई भी हो। लेकिन अगर इसका ये स्वर कोई आता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ए की जगह आई, ओ की जगह औ, आय की जगह आय, औ की जगह आओ आदेश होगा। नियम, अब एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे नयनम लिखा है, नयनम दिया है। अब इसको जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, ने धन अनम,
ने धन अनम बना। तो अब ने से जब आप स्वर निकालेंगे तो ये हो गया भाई, जब स्वर अलग हो जाएगा तो व्यंजन ही बचेगा, तो ये हो गया पूर्ण व्यंजन। यहाँ से स्वर निकला ए और अनम में से स्वर निकला आ और ये नम बचा। अब ए और आ मिलके क्या आदेश हुआ? अय आदेश हुआ। नियम क्या कहता है? ए के बाद कोई भी असमान स्वर, समान या असमान कोई भी स्वर आए तो ए की जगह अय आदेश हो जाएगा। तो ये ए है तो यहाँ पे कौन सा आदेश हुआ? अय हो गया, अय हो गया। अब इनको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो जब ना में आप अय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? न, और ना में जब आ स्वर मिलेगा तो वो ना बन गया, स्वर के साथ मिला तो ना बना। अब ये या जो है आपका अधूरा है, तो आप कहेंगे ये तो अधूरा या है, अधूरा तो है, लेकिन अब ये वाला स्वर इसके साथ मिलेगा ना, तो आ जब इसके साथ मिलेगा तो ये भी पूरा बना, न या हो गया और नम को हम ऐसे लिख लेंगे तो बन गया नयनम। ये इतना समझ में आया। एक और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कैसे कैसे ये चीजें की गई हैं। कभी एग्जाम में अगर आप मान लिया कोई संधि पूछी जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस संधि को आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैं जब पढ़ा रही हूँ तो संधि वगैरह जो है बहुत टफ पड़ती है। वैसे तो देखने में बहुत इजी लगती है, लेकिन जब पढ़ने लगो ना, तो जब सॉल्व करने लगी पेपर तब गड़बड़ होता है। ऐसे तो हम अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि अरे ये सब तो बहुत इजी है, लेकिन अभी पेपर में जब कोई संधि वगैरह आती है तो बहुत वो दिमाग जो होता है घनचक्कर हो जाता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जब पढ़ ही रहे हैं, क्लास पे टाइम दे ही रहे हैं, जो भी जितने भी देर की वीडियो बन रही है उतने देर में जो है, इतनी स्पीड से तो मैं बोल भी नहीं रही हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। इससे पता है क्या होता है, एक तो मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे द्वारा आपके कानों में आवाज जा रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है, आप उसको कॉपी में लिख रहे हैं तो एक दिमाग वहां पे भी जा रहा है, उससे भी आपको रिवाइज हो रहा है। फिर क्या होगा, फिर बाद में जब आप अपनी नोट्स उठा के पढ़ेंगे, आप खुद समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। जब आप खुद से वो चीज करते हैं ना, तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में बनी रहती हैं। और अगर आप मेरे द्वारा बस मैंने आपको समझा दिया, आपने सुन लिया, फिर आप वीडियो नहीं देखेंगे, बंद कर देंगे, फिर उसके बाद जब कहेंगे हाँ मुझे तो संधि आती है, लेकिन जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार पलट के देखेंगे नहीं पेज, तब तक कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती। इसीलिए नोट्स जो होता है उसे खुद बनाना चाहिए। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। मुझे भी नहीं आती थी, मैं खुद बनाती हूँ, इसीलिए मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं कैसे कैसे इसको करना है। आगे देखते हैं। तो आप भी कोशिश यही कीजिए कि साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए, एक तरफ आपकी नोट्स भी तैयार होती जाएगी, वो फ्यूचर के लिए भी काम आएगी और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। कभी ज़रूरत पड़ी, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन ये है कि आज वक्त लग रहा है, आगे चल के वो बहुत फायदा करेगा आपके लिए। तो पवित्रम को यहाँ पे देख लेते हैं। पवित्रम का जो संधि विच्छेद है, इसको पहले हमने तोड़ा है। जो पवित्रम शब्द लिखा है मैंने, इसको पहले हम इसको तोड़ दिए हैं। देखते हैं, इनका सारे शब्द को अलग किए हैं। पा में आ स्वर लगा है तो पा हो गया, यहाँ पे आ स्वर हो गया, यहाँ पे वा हो गया, इसमें ई जो है आपका स्वर है, ता है, रा है और मा है। तो ये सारे जो है वर्ड मिलके पवित्रम शब्द बने हैं। तो इसमें देखिएगा, जो आ और वा है, आ और वा मिलके क्या बनना है? ओ आदेश हो गया। नियम कहता है, आप पीछे जाके नियम पढ़ लीजिएगा, वहां पे कहता है आ के साथ अगर वा है तो वहां पे कौन सा आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। तो यहाँ से जब ओ आदेश हुआ तो यहाँ पे पो जो है, पा जो है वो ओ के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे बन गया पो। बताने का मतलब ये यहाँ पे है कि जो पवित्रम है इसका संधि कैसे किए हैं, संधि विच्छेद। तो इस वजह से जो है पा को हमने यहाँ पे पो आदेश हो गया, तो यहाँ पे पो हुआ और इत्रम अलग हो गया। ठीक है, तो जब पो प्लस इत्रम हुआ तो पो से हम ओ को अलग करेंगे, यहाँ से स्वर को निकालेंगे, तो ये हो गया व्यंजन आपका, यहाँ पे हलंत होगा, ये हो गया आपका व्यंजन, और यहाँ से स्वर निकला ओ, और यहाँ इत्रम में से जो स्वर निकला वो ई निकला, फिर त्रम बचा। ओ और ई को कौन सा आदेश हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। अभी नियम जो कहता है वो क्या कहता है, अगर ओ है, ओ के बाद कोई भी समान या असमान स्वर है तो ओ को अवादेश हो जाएगा। तो अब हो गया, तो यहाँ पे बन गया पा, आ जो है पा के साथ मिला, और ये ई है, ई वा के साथ मिली, तो पा में आ जुड़ा और वा में ई जुड़ी, तो ई की मात्रा ये है, और त्रम को हमने ऐसे लिख लिया तो बन गया पवित्रम। ठीक है, ये समझ में आ गया।
एक और एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट इसके, फिर आगे हम बढ़ते हैं। श्रियायुत्सक, श्रियायुत्सक, इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा श्रिय धन उत्सुक, ठीक है। और श्रिय में से या में से हम स्वर निकालेंगे तो आई स्वर निकलेगा, उत्सुक से ऊ स्वर को अलग करेंगे तो अय की जगह आय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा श्रियायुत्सुक। यहाँ पे आय आदेश हुआ तो आय जो है आ जो है या के साथ जुड़ेगा तो या बन गया, और या के साथ ऊ जुड़ेगा तो ऊ छोटा ऊ की ये मात्रा है तो यहाँ पे क्या बन गया आय बना, तो ये बन गया श्रियायुत्सुक। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। अब हम देखेंगे पूर्व रूप संधि। देखिए ये संस्कृत व्याकरण है, तो संस्कृत व्याकरण में जो संधि की हम बात करते हैं तो वैसे तो नॉर्मली जो हिंदी व्याकरण है उसमें स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, और वो 5 भेद हमने संस्कृत व्याकरण में भी पढ़ लिए। संस्कृत व्याकरण में भी वो 5 भेद हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में कुछ और भी स्वर संधि के भेद हैं, जैसे कि उसके बाद एक है पूर्व रूप संधि। इस पूर्व रूप संधि के विषय में चलिए हम पढ़ते हैं। इसका एक सूत्र है एंग पदांतादति। एंग पदांतादति कहने का क्या मतलब है, एंग पदांतात अति, यानी कि एंग का जो है ये प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार कहने का मतलब है इसमें ए और ओ स्वर आपके आते हैं। एंग प्रत्याहार कहने से आप समझ जाइएगा इसमें ए और ओ जो है वर्ड आते हैं, और पदांत मतलब होता है पद के अंत में अति, यानी कि हर्ष आ, अंत में आ। तो इसको आप समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कहने का क्या मतलब है। मैंने इसको तोड़ के बताया सबका मतलब। अब देखते हैं, कहते हैं किसी पद के अंत में, कोई पद दिया गया है, उस पद के अंत में ए ओ हो, ए या ओ हो, और बाद में हर्ष आ हो, तो आ को पूर्व रूप हो जाएगा। आ को क्या हो जाएगा, आ को पूर्व रूप हो जाएगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, आप अभी समझिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है पदांत, पदांत है, पदांत के बाद इसमें क्या गया, पद के अंत में नियम कहता है, एक मिनट ये देखिए साथ में देखते चलिए। नियम कहता है पद के अंत में ए और ओ हो और बाद में हर्ष आ हो। तो जैसे यहाँ पद के अंत में क्या है, ए और ओ आए और हर्ष आ हो, तो अ और ए की जगह जो ये हर्ष आ है इसको पूर्व रूप हर्ष आ हो जाएगा, और आ के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, ये अवग्रह का निशान बनाएंगे। आ को पूर्व रूप आदेश होगा आ को, ठीक है, लेकिन उस आ के स्थान पे हम जो सिंबल बनाएंगे वो अवग्रह का बनाएंगे, जो एस के आकार का होता है, इसे अवग्रह कहते हैं। ये रूप लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है हरेडव, हरेडव लिखा है ना, हरेडव, तो यहाँ से आपने लिखा हरे धन अव, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, पद का अंत है, ये अंत वाला पद है ना, तो हरे से आपने जब स्वर को अलग किया तो ए स्वर आया, और फिर उसके बाद क्या है, तुरंत हर्ष आया। ए स्वर के बाद, ए या ओ स्वर के बाद अगर तुरंत हर्ष आ आता है तो नियम क्या कहता है कि आ का क्या हो जाएगा, आ का अवग्रह हो जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा, बस आ के स्थान पे अवग्रह का प्रयोग होगा। तो ए आ का जगह पे ए हो जाएगा। फिर आप जब ए को रा में स्वर को फिर से मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, हरे, और आ के स्थान पे आप क्या लगाएंगे, अवग्रह, और वा लिख देंगे तो बन जाएगा हरेड़व, ठीक है। इसी तरह आप विष्णोड़व का बनाएंगे तो क्या बनेगा, विष्णो धन अव, और विष्णु अव को जब बनाएंगे तो विष्णु धन ओ धन अव हो जाएगा, और आ को यहाँ पे हो जाएगा अवग्रह आदेश, देखिएगा, और यहाँ पे जो है आपका बन जाएगा विष्णोड़व। ये आपका जो है आपका पूर्व रूप संधि का नियम है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सिंपल सा पहचानिएगा। अगर किसी भी जगह पे कोई भी शब्द दिया है और उसमें आपको ये अवग्रह का निशान दिख रहा है, फौरन आप आंख बंद करके पूर्व रूप संधि लगा के आ जाइएगा। आंख बंद करके मतलब कि सोचिएगा नहीं, आंख बंद करके कैसे लगा के आएंगे, आंख बंद करके लगा के आएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, पता चलेगा कोई दूसरा गोला भर के आ गए। तो कहने का मतलब बस ये है कि मतलब अगर आपको कहीं अवग्रह दिख रहा है तो आप उस पर ज़्यादा सोच विचार मत करिएगा, सीधे ही आप क्या लगा के आएंगे, पूर्व रूप संधि लगा के आएंगे, अगर कहीं भी आपको अवग्रह शब्द अक्षर दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें भी देखिए अवग्रह हुआ है, इसमें भी वही चीज़ हुई है, और इससे आप जो है ये पहचान है, संधि को पहचान सकते हैं आप। अगर आप
को नहीं आ रहा, जैसे आपने नियम आपका भूल गया, क्योंकि हर नियम याद नहीं रहता एग्जाम में, और इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास कि हम सारे नियम को याद रख सके। तो आप बस इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और एग्जाम आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। अब हम देखते हैं पररूप संधि। पररूप संधि का एक सूत्र है एंग पररूपम। एंग वही जो है, ये भी क्या है, ये भी प्रत्यय ही है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है एंग के बारे में, ए और ओ। इसमें क्या कहते हैं नियम, कहते हैं कि आकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु आए तो उपसर्ग के अंतिम हर्ष आ को पररूप हो जाता है। सुनिएगा, उपसर्ग के अंतिम हर्ष आ को पररूप हो जाता है। अब आकारांत उपसर्ग कौन से, तो आकारांत उपसर्ग की बात करें तो ये 4 उपसर्ग आते हैं। तो पररूप संधि के लिए इन 4 उपसर्ग को आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे प्रा, अव, उप, अप, ये 4 जो है आकारांत उपसर्ग हैं। और इन्हीं के बारे में कहता है कि ये आकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाले धातु आए तो उपसर्ग के अंतिम हर्ष आ को पररूप हो जाता है। अभी नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल देखिए, अभी इसको आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है प्रा, उप, अव, अप, ये 4 आकारांत उपसर्ग हैं। नियम कहता है इसके बाद अगर ए या ओ आए, इससे प्रारंभ होने वाली धातु हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हर्षु आ को पररूप हो जाएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे प्रेजते। यहाँ पे देखिए प्रेजते लिखा है, प्रेजते यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए प्रा, प्रा अलग हुआ, और यहाँ पे एजते। प्रा क्या है, ये आकारांत उपसर्ग है, अभी आपने पढ़ा है आकारांत उपसर्ग के बारे में, प्रा, उप, अव, अप। जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये प्रा अलग हुआ, तो आप फौरन समझेंगे अरे ये तो आकारांत उपसर्ग है। तो ये आकारांत उपसर्ग है और उसी के बाद क्या आया है, तुरंत आपका जो है आपका ए या ओ आया है। ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु आई है, तो ए से एजते आई। तो अब क्या हुआ, अब आप यहाँ से कहेंगे प्रा में आप देखेंगे पा और रा दोनों वर्ड मिले हुए हैं। और एजते की बात करें तो यहाँ पे आपको रा को जब आप अलग करेंगे, रा तो भाई पूर्ण रा है ना, इसमें स्वर मिला हुआ है। जो प्रा शब्द आप लिखते हैं प्राक्षर, इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो पा होता है ये अधूरा होता है, लेकिन जो रा है ये पूरा है। तो इसमें जब रा को आप अलग करेंगे, रा से आप स्वर निकालेंगे तो आ स्वर निकला, और एजते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को ए आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और इसको कहे हैं कि आ को क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेजते का प्रेजते ही बनेगा। पा में ए जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, प्रेजते ही बन जाएगा। यही आपका सिंपल सा बन जाएगा। मतलब कि नियम जो है, जिस हिसाब से नियम कहता है उस हिसाब से जो दिया है वही सेम टू सेम वैसे ही बन जाता है। बस उसको अगर विच्छेद करने को कहेगा तो विच्छेद करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आकारांत उपसर्ग, लेकिन क्या है, आकारांत उपसर्ग की बात किया है, जैसे उपोषति, उपोषति, बस यही 4 आकारांत उपसर्ग हैं। अगर इनसे कोई शुरू होने वाली, मतलब कोई भी जो है शब्द है जो आकारांत उपसर्ग है और उसके बाद जो है ए या ओ से कोई धातु की शुरुआत होती है, तब आप समझ जाइएगा वहां पे क्या है, पररूप संधि है। तो इसमें क्या है, उप, ये क्या है, ये उपसर्ग आ गया, उपोषति है ना, तो ये उप उपसर्ग है, ओषति हो गया। अब उप में से आ अलग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ओषति। तो आ मिलके, आ और ओ मिलके ओ हो गया, उपोषति बन गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आपका प्रोषति है। प्रोषति को भी अगर आप समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रा हुआ और यहाँ पे ओषति हुआ। ठीक है, अब फिर वही चीज है, पा में रा, अरे पा में जो है अधूरा पा है और रा में आपका स्वर भी मिला हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे प्लस आ भी होना चाहिए। ठीक है, आ स्वर इसमें मिला है, तो रा हलंत हो गया, ये आ हो गया। फिर इसके साथ जब इसको करेंगे कनेक्ट तो यहाँ पे ओ ही आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, ओ आदेश हो जाएगा, और सेम ऐसे ही फिर लिख जाएगा। जैसे पा है, पा में जब ओ का आदेश होगा तो क्या बनेगा, प्रो, और शा और तापे छोटी की मानता बन जाएगा प्रोषति। तो इसमें कौन सी संधि हुई, इसमें आपकी पररूप संधि हुई। क्या आपको ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जो है अगर किसी आकारांत उपसर्ग, और आकारांत उपसर्ग कौन से हैं, ये 4 हैं, प्रा, अव, उप, अप।
अगर कोई अकारांत उपसर्ग से शुरुआत हो रही है किसी शब्द की और उसके बाद ए और ओ का आदेश हो रहा है, ए और ओ धातु से प्रारंभ हो रहा है, तो समझ जाइएगा वहां पे पररूप संधि है। एक और लास्ट संधि देख लेते हैं, वो है प्रकृति भाव संधि। ये प्रकृति भाव संधि कौन सी है, चलिए इसके विषय में पढ़ते हैं। इसका सूत्र है प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम। प्लुत प्रक्रिया अच नित्यम, ये सूत्र है। अब इसमें क्या कहते हैं कि प्लुत और प्रक्रिया वर्णों को प्रकृत भाव होता है यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो। अब कहेंगे प्लुत और ये प्रक्रिया क्या होता है। प्लुत तो आपको समझ में आता है, प्लुत वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया क्या होता है अभी आगे बताते हैं। अभी पहले समझते हैं कि इसमें कह रहे हैं प्लुत और प्रक्रिया वर्णों को प्रकृति भाव होता है यदि बाद में स्वर वर्ण आए तो। अगर बाद में स्वर वर्ण आया तो क्या होता है, इन दोनों वर्णों का प्रकृति भाव होता है। अब यहाँ प्रकृति भाव का मतलब क्या हुआ, प्रकृति भाव का मतलब होता है कि कोई भी संधि ना होना, मतलब कोई भी संधि नहीं होती है, अर्थात ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है, ज्यों का त्यों रहता है, यही होता है प्रकृति भाव। अब हम समझते हैं प्रक्रिया क्या है। देखिए जो प्रक्रिया वर्ण होता है, ठीक है, प्रक्रिया वर्ण की अगर हम बात करें तो एक प्रक्रिया जो है एक सूत्र है इसके लिए, इदु द्वे द्विवचनम प्रक्रियाम। जब आप संस्कृत पढ़े होंगे जो लोग, मतलब थोड़ा सा डिटेल में ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने ये सूत्र जरूर पढ़ा होगा। ये प्रक्रिया संज्ञा का सूत्र है, इदु ते द्विवचनम प्रक्रियम। तो उसी सूत्र से कहा गया है ये जो प्रक्रियम वर्ण है, यानी कि द्विवचन वाले वर्ण, यानी कि जो दीर्घ वाले, द्विवचन में कौन कौन से हैं आपके, ये 3 वर्ण आते हैं। देखिए जब यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है इदु ते द्विवचनम, तो इदु ई से हो गया बड़ी ई, और दा में दू है, ये बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ हो गया, और यहाँ पे दा में ए है ना, तो यानी कि एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, इसकी मात्रा यही होती है। तो ई उ ए, ये 3 वर्ण जो है आपके प्रक्रिया वर्ण कहलाते हैं, यानी कि द्विवचन के ये वर्ण हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जिसमें भी द्विवचन वाले वर्ण आपके दिखेंगे वही जो है प्रक्रिया वर्ण होता है। अब इसको आप समझिएगा कि कैसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आता है तो जैसे एक उदाहरण दिया है, हरिधन एतौ, ठीक है, हरिधन एतौ लिखा है। अब आप इसमें से स्वर को जब अलग करेंगे तो यहाँ से बड़ी ई अलग हुआ, यहाँ से एतौ, एतौ से आपको ए मिला, ये आपको एक स्वर मिला ना। तो नियम क्या कहता है, अगर प्लुत और प्रक्रिया वर्णों को प्रकृत भाव होता है, कब होता है, जब बाद में स्वर आए। तो यहाँ पे क्या आया, ये जो ई है, तो आप कह सकेंगे ना, अरे ये ई जो है ये तो प्रक्रिया वर्ण है। तो प्रक्रिया वर्ण के बाद नियम कहता है अगर कोई स्वर आता है तो इसको जो है प्रकृति भाव हो जाता है, और जब प्रकृति भाव हो गया तो आप ज्यों का त्यों ही लिखेंगे, कुछ भी संधि नहीं करेंगे, तो हर ए तो लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही विष्णु धन इमो का लिखा है, कहते हैं कि इसमें भी जो ऊ है ये क्या है, ये प्रक्रिया वर्ण है, तो बड़ा ऊ हो गया, और इसमें जो ई है ये भी स्वर आया है, प्रक्रिया वर्ण के बाद तुरंत स्वर का आगमन हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी कौन सी संधि है, यहाँ पे आपकी प्रकृति भाव संधि है। और इस नियम से आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेम ऐसे इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, विष्णु इमो कर देंगे। ये स्वर हो गया, ये प्रक्रिया हो गया, इससे जो है कौन सी संधि बनती है, प्रकृति भाव संधि बनती है। और ऐसे ही पचेते का देखेंगे तो पचेते का पचेते इमो, इसका भी वही बनेगा, और लास्ट में लिख देंगे पचेते इमो, ये भी जो है कौन सी संधि है, तो ये भी आपकी प्रकृति भाव संधि है। देखिएगा कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जिसमें से एक अपवाद बहुत पूछा जाता है कि ये बताइएगा अक्षौहिणी, अक्षौहिणी जो है इसमें कौन सी संधि है। अगर ऐसे लिखा रहा और प्रश्न आ गया अक्षौहिणी में कौन सी संधि है, तो आप, अगर आपने कल मेरी क्लास पढ़ी होगी तो आप फौरन देख के बता देंगे, ये जो निशान है डबल ओ की मात्रा है, आप इसको देख के बता देंगे ये वृद्धि संधि है। लेकिन अगर अक्ष धन उहिनी कर दिया जाए, संधि विच्छेद करके आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि होगी, तब आप गड़बड़ कर देंगे। तब नियम के हिसाब से तो इसमें गुण संधि बननी चाहिए, आ और ऊ को ओ आदेश होता है, लेकिन यहाँ पे औ आदेश हुआ है, तो नियम के हिसाब से तो यहाँ पे गुण संधि होनी चाहिए। तो
तो गलत हो सकता है। इसीलिए जो है ये अपवाद इसको कहा गया है। कुछ अपवाद भी इसमें रहते हैं और ये अपवाद वाला ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने सोचा इसको बता दें। तो जब हम इसकी संधि करते हैं ना, तो संधि विच्छेद तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद जब यहाँ आ और उ दिया है तो देखा जाए कायदे से यहाँ पे ओ आदेश होना चाहिए। मैंने साइड में लिखा भी है, आ और उ को ओ आदेश होना चाहिए, तो ओ आदेश होने से यहाँ पे गुण संधि बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो है आ और उ को ओ आदेश ना होकर के औ आदेश होता है। और ये क्यों होता है? तो इसका एक सूत्र है, वो सूत्र है अक्षा दुहिन्या मुप संख्या नम। ये जो सूत्र है ये क्या है? ये वार्तिक है। अब आप पूछेंगे कि वार्तिक क्या है? तो अगर आपने वार्तिक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पहले की क्लास जाके देखिएगा। पहले की मतलब जो मैंने संस्कृत व्याकरण शुरू किया है उसकी जो फर्स्ट डे की वीडियो है, उसमें मैंने जो है वार्तिक और वार्तिक किसने लिखा है, महाभाष्य क्या है, सूत्र क्या है, उसके बारे में आपको बताया है। तो वहां से आपको समझ में आएगा वार्तिक क्यों लिखा गया है, वार्तिक क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये अ जो आया है ना, ये इसी वार्तिक से आया है। तो एक वार्तिक है अक्षा दुहिन्या मुप संख्यानम। इस वार्तिक से जो है अ जो है आ और उ को अ आदेश हो जाता है और यहाँ पे अक्षौहिणी बन जाता है। और अक्षौहिणी जो जब बनता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है गुण ना होकर वृद्धि बनेगा, यानी कि यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, वृद्धि स्वर संधि हुई है। हमेशा याद रखिएगा, अगर अक्षौहिणी करके पूछा तब तो आप इसको सही सही बता देंगे, या फिर पूछ सकता है पेपर अगर टफ बनाना है तो कह सकता है कि अक्षौहिणी जो है इसमें कौन सी संधि से मतलब कौन से सूत्र से जो है इसको गुण आदेश किया गया है। तो वो सूत्र यही है जो कि वार्तिक है। इसी वार्तिक से जो है इसको गुण आदेश करके इसको गुण नहीं, इसको वृद्धि आदेश करके यहाँ पे वृद्धि संधि जो है बनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये अपवाद के रूप में है। और यहाँ पे हमने जो है संधि के बारे में पढ़ लिया। कल हमने कुछ स्वर संधियों के बारे में पढ़ा था और आज जितनी बची हुई थी उतनी स्वर संधियों को हमने देख लिया है। अब हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, संधि के लिए अनिवार्य तत्व है क्या? सन्निकर्षः, संयोगः, संहिता, धातु। 4 ऑप्शन है। तो संधि के लिए जो अनिवार्य तत्व होता है वो क्या होता है? वो होता है संहिता। इसके विषय में कल हमने पढ़ाया था। कल हमने संधि की जब शुरुआत की थी तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताए भी थे। तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग से पढ़िए। देखिए, जब भी कोई चीज आप शुरू करिए ना, तो मान लिया कि कुछ लोग होते हैं, जैसे आज किसी के सामने मेरी वीडियोस ये आज फर्स्ट टाइम पहुंची, ठीक है। अब पहले वाली वीडियो उनके सामने नहीं गई है उनकी स्क्रीन पे, आज उनकी पहुंची, उनके स्क्रीन पे पहुंची मेरी वीडियो। अब वो ओपन किए तो आधे पर से देखे ना, आधे पर से तो आपने देखा, ठीक किया, लेकिन उसके पहले वाली भी चीजें आप पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। तो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करा रही हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था आपको कि कैसे इसको हम यहाँ पे, अब जो लोग कल मेरी क्लास लिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि हाँ, अनिवार्य तत्व है संधि के लिए, वो है संहिता। आगे कहते हैं संहिता विवक्षाहीन होती है। किसमें संहिता जो है वो विवक्षाहीन होती है? एक पद में होती है, वाक्य में होती है, समास में होती है, उपसर्ग धातु में होती है। तो आप कहेंगे वाक्य में होती है। वाक्य में जो संहिता होती है वो अनिवार्य नहीं होती है, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी होगी, ठीक है। तो इसलिए वाक्य में जो संहिता होती है वो विवक्षाहीन होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वसंत ऋतु बराबर वसंतर ऋतु में संधि कौन सी है? तो वसंतर ऋतु में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पे गुण संधि होगी। नियम हमने पढ़ाया है गुण संधि का, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आगे दिया है होत्रिकार। होत्रिकार इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया होत्रिकार, आप यहाँ से देख के यहाँ पे देखिए री जो है यहाँ पे बड़ी री लगी है ना, तो यहाँ पे आप जान जाएंगे तुरंत समझ के कि ये तो दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया सूत्र कि मतलब होत्रिकार इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है। तो जब आपको ये पता रहेगा दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इसीलिए मैंने कहा है कि सूत्र आप याद करिए, ऐसे ही सूत्र के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति भाव का अर्थ है। तो अभी मैंने पढ़ाया है प्रकृति भाव के बारे में।
इसमें 4 ऑप्शन है। कोई भी संधि का ना होना, ज्यों का त्यों रहना, उपर्युक्त पहला व दूसरा दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप भी जान रहे हैं। कोई भी संधि ना होना, ज्यों का त्यों रहना, यही प्रकृति भाव है। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। उपधन ओषति में बराबर उपोषति। अब पूछ रहा है इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पे देखिए उप है ना, अब उप से आप तुरंत समझ लेंगे ये तो अकारांत उपसर्ग है। अकारांत उपसर्ग से आप समझ जाएंगे इसमें कौन सी संधि है, पररूप संधि है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। यहाँ पे दिया है पोधन इत्रम बना पवित्रम। कहते हैं इस संधि में कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो ये जो संधि है ये आप समझ जाएंगे, ये तो अयादि संधि है पवित्रम में। लेकिन अब सूत्र पूछ लिया है तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, जब याद होगा तभी आप बता पाएंगे। तो अयादि संधि का सूत्र है इचोंग यवा यावह। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गते धन अपि। गते धन अपि बराबर गते अपि। अब देखिए यहाँ पे ये किसका निशान है, अवग्रह का। और जब अवग्रह का निशान आपको दिख गया तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है। तो इसमें जो है पूर्व रूप संधि हुई है। तो आपको ये वाली संधि पता चली, पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न आते हैं परीक्षा में, क्योंकि स्टार्टिंग के तो सभी को याद हो गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दिक्कत इन 3 संधियों में होती है और इन 3 संधियों में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस आप इन तीनों संधियों को 1-2 बार अच्छे से पढ़िए, कुछ भी नहीं रखा है। और इसको तो आप देख के ही पहचान सकेंगे पूर्व रूप संधि क्या है। और पर रूप की बात करें तो उसमें जो 4 आकारांत उपसर्ग बताए गए हैं, उन 4 आकारांत उपसर्ग को ध्यान दे दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। प्रकृति भाव का भी आप नियम के हिसाब से आप उसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है संधि के बारे में और संधि से लेके स्वर संधि के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए थी वो इस वीडियो में मिल चुकी है। जैसा भी रहे एक बार बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और जाते जाते जो है चैनल पे एक लाइक करते जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम शाम 6 बजे, और कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।